गर्मी में तालाब किनारे, बहू का पेड़ का घर ससुराल। ये है क्या? आधी बाल्टी पानी था, वो भी खत्म हो गया। हाँ भाभी, छोटू बहुत ज्यादा रो रहा था, उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे चुप करूं। लेकिन तभी पानी के पास जाकर खड़ा हो गया और मैं समझ गई इसे नहाना है, और मैंने नहला दिया और तब से ही सो रहा है। गर्मी में हम बड़ों का ये हाल है तो छोटे मासूम बच्चों का तो न जाने क्या हाल होगा। बच्चे रोज रोज नहाते थे और अब देखो गर्मी में पानी सूख जाने की वजह से एक एक हफ्ता हो जाता है। पहले तो 2 दिन में टैंकर आ भी जाया करता था और अब पता नहीं कब आएगा। हाँ, ये गर्मी भी न जाने क्या ही करेगी। मुझे तो लगा था कि हमारे ही गांव में गर्मी आ जाने पर पानी की किल्लत होती है, लेकिन शादी के बाद दूसरे गांव जाऊंगी तो वहाँ पानी की किल्लत नहीं होगी। लेकिन यहाँ ससुराल में भी गर्मी में पानी की इतनी ज्यादा परेशानी है। अरे बहुओ, अंदर क्या कर रही हो? अंदर कितनी ज्यादा गर्मी है, बाहर आंगन में आकर बैठ जाओ। देखो थोड़ी थोड़ी हवा तो चल रही है, आ जाओ आ जाओ, बाहर आ जाओ। माँ, मुझे बहुत गर्मी लगी है, मुझे नहाना है, मेरा शरीर चिपचिपा हो रहा है, मुझे नहाना है। ठीक है मेरी बच्ची, ठीक है, पानी होगा तो मैं तुझे नहला भी दूंगी। अभी टैंकर तो आने दे, फिर नहला दूंगी। देख, मुझे ज्यादा परेशान मत कर, गर्मी से वैसे ही मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बस नहाना है, मुझे तो बस नहाना है। मिंकी, तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती? पानी नहीं है, खाना पकाने तक के लिए पानी नहीं है और तुम नहाने की बात कर रही हो। जब पानी ही नहीं है तो मैं तुम्हें कहां से नहला दूं? परेशान मत करो बच्ची, परेशान मत करो। अरे शीतल बहू, गर्मी का गुस्सा मासूम बच्ची पर क्यों उतार रही है? गर्मी क्या सर पर चढ़ गई है? इस तरह से बच्चे को क्यों डांट रही है? शांत हो जा, दिमाग को शांत कर। माँ जी, यह गर्मी दिमाग को शांत होने देगी तो शांत करेंगे ना। घर में लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, और आप कहती हो कि दिमाग को शांत करो। पता नहीं इतनी गर्मी में बिजली और पानी की किल्लत क्यों ही होती है। शीतल भाभी, कामिनी भाभी, कमला भाभी, आशा भाभी, टैंकर आ चुका है, जल्दी से अपने मटके और बाल्टी लेकर आ जाइए, वरना पानी खत्म हो जाएगा और 2 दिन तक टैंकर नहीं आएगा। जल्दी से आ जाइए। टैंकर आ गया और पता ही नहीं चला। चलो जल्दी से पानी भर कर लेकर आ जाते हैं। वैसे ज्यादा भीड़ तो नहीं है। हाय, कैसी बातें करती हो, भीड़ नहीं है। सुनीता और सुमित्रा में तो लड़ाई भी हो गई। सुनीता कह रही थी पहले मैं आई थी, सुमित्रा कह रही थी पहले मैं आई थी। दोनों के बीच इतनी लड़ाई हुई कि दोनों में से किसी को पानी ही नहीं मिला। दोनों के मटके भी टूट गए और दोबारा टैंकर वाले ने पानी भी नहीं भरने दिया। खुद का भी नुकसान, दूसरों का भी नुकसान। पानी नहीं मिला वो अलग से। और फिर चारों बहू मटके और बाल्टी लेकर टैंकर से पानी भरने के लिए चली जाती हैं। टैंकर के पास गांव के लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन कुछ देर लाइन में लगे रहने के बाद, धक्का मुक्की के बाद एक मटका और एक बाल्टी पानी मिल ही जाता है। शीतल भाभी, इसमें तो कपड़े धुलेंगे ही नहीं। 1 हफ्ते से इतने सारे कपड़े जुड़े रखे हैं, सोचा था टैंकर आएगा तो सारे कपड़े गंदे जो पड़े हैं धुल जाएंगे, लेकिन इस पानी में तो खाना बन जाए वही बहुत बड़ी बात है, प्यास बुझ जाए वही बहुत बड़ी बात है। बच्चों के भी सारे कपड़े गंदे पड़े हैं और हमारे भी, लेकिन शुक्र है कि खाना बनाने के लिए तो पानी मिल गया, वरना आज तो भूखा ही सोना पड़ता। पानी मिल गया, चलो अच्छा है कि पानी मिल गया। मुझे बहुत गर्मी लगी है, बदन गर्मी और पसीने से चिपचिपा गया, बहुत ही ज्यादा बदबू भी आ रही है। जाओ मेरे लिए पानी रख दो, शरीर को थोड़ा तरोताजा कर लेती हूँ। माँ जी, आप शरीर को तरोताजा नहीं कर सकती क्योंकि पानी इतना नहीं है कि आप नहा सको। आपको पता है टैंकर पे कितनी भीड़ लगी थी, धक्का मुक्की से सिर्फ 1 मटका और 1 बाल्टी पानी मिल सका। इतने पानी में तो सिर्फ खाना ही बन सकता है और टैंकर अब आएगा 2 दिन बाद, और पता नहीं आएगा भी या नहीं। अरे ये क्या, मुझे तो लगा था कि तुम ज्यादा पानी लेकर आओगी तो अपने शरीर को तरोताजा कर लूंगी। पता नहीं अब ऐसे कब तक रहना पड़ेगा, कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। छी 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 छी। पानी आ गया, पानी आ गया। माँ, आपने कहा था पानी आएगा तो आप मुझे नहला देंगी, चलो जल्दी से मुझे नहला दीजिए। मेरी बच्ची, ये नहाने का पानी नहीं है। नहाने के लिए पानी तुम्हें तब मिलेगा जब नदियाँ तालाब में से आएगा। 2-2 बूंद पानी से कहाँ किसी का गुजारा होगा। और फिर चारों बहू उस पानी से खाना बनाने के लिए जाती हैं। तभी शीतल बहू छोटी बहू से कहती है,
कमला, कामिनी, लकड़ियां तो है ही नहीं, इतने हम खाना बनाने की तैयारियां करते हैं। तुम जंगल से जाकर कुछ लकड़ियां ले आओ ताकि जल्दी से खाना बनकर बाहर की ठंडी हवा में बैठ जाए। इतनी गर्मी में यहाँ अंदर तो बैठा नहीं जाएगा। ठीक है भाभी, हम जंगल से जाकर अभी कुछ लकड़ियां ले आते हैं, आप खाने की तैयारियां कीजिए। चल कामिनी। हाय, बाहर तो धूप बहुत ज्यादा है, थोड़ा सर पर पानी डाल लेती हूँ, सर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो धूप सर पर आग के गोले की तरह लगेगी। और दोनों बहुएं अपने सर पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इतनी तेज धूप में जंगल से लकड़ी लाने के लिए निकल जाती हैं। और तभी कमला बहू के पैर में कांटा चुभ जाता है। हाय, मर गई, इस कांटे को भी क्या भी चुभना था। हाय, दर्द हो रहा है। कामिनी भाभी, यहाँ जंगल में कोई ना कोई ऐसा पेड़ तो जरूर ही होगा जो मेरे जख्म को ठीक कर दे। जाओ जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां ढूंढ कर लेकर आओ। कमला बहू एक जगह बैठ जाती है और कामिनी बहू जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूमती है। और वो चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ उसे एक तालाब नजर आता है। यहाँ जंगल के बीचों बीच तालाब, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था। और हमें तो क्या, गांव में किसी को भी इसके बारे में पता ही नहीं होगा। अगर यहाँ हमारा ससुराल हो तो कितना ज्यादा अच्छा होता। कामिनी बहू तालाब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और जब वो जड़ी बूटियां वापस लेकर आती है तो कमला बहू को भी तालाब के पास लेकर आती है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ तालाब, और देखो यहाँ तालाब के पास कितना बड़ा पेड़ है। हम इस पेड़ को ही अपना ससुराल बना लेते हैं। कमला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तालाब किनारे हम बहू का पेड़ घर ससुराल। हाँ, तो इसमें बुराई ही क्या है? देखो, सिर्फ एक ही पेड़ नहीं, इस जैसे और भी पेड़ हैं। हम सभी बहू का गर्मी में तालाब किनारे पेड़ घर ससुराल होगा। और यहाँ हमें भरपूर पानी भी मिलेगा, ठंडी ठंडी हवाएं भी। गर्मी खत्म हो जाने तक यही रहते हैं। और फिर दोनों बहू लकड़ियाँ लेकर वापस आ जाती हैं। तुम लकड़ियाँ लेने गई थी या फिर उगाने? इतना समय क्यों लगा दिया? अरे कमला, तुम्हारे पैर में चोट? क्या इसी वजह से देर हो गई? अरे नहीं भाभी, पैर में चोट तो लगी, लेकिन देर इस वजह से नहीं हुई। हम आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं। वहाँ हमने जंगल में तालाब देखा, वहाँ ढेर सारा पानी है। और आपको पता है वहाँ पेड़ भी है। हम सब वहाँ पेड़ पर घर बना सकते हैं और हमारा पेड़ पर ससुराल होगा। कितना मजा आएगा। कमला, यह तुम क्या बात कर रही हो? हमारे गांव के तालाब तो गर्मी की वजह से सूख चुके हैं, फिर तुम किस तालाब की बात कर रही हो? जंगल के बीचों बीच है, शायद गांव में कोई भी उस तालाब के बारे में नहीं जानता। और वहाँ बड़े बड़े पेड़ भी हैं। देखो, हम तुम्हें समझा नहीं पाएंगे, तुम सब हमारे साथ चलो। और फिर दोनों बहुएं अपने सभी ससुराल वालों को उस तालाब के पास लेकर जाती हैं। अरे बहुओं, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने कितनी सुंदर जगह ढूंढ निकाली। यहाँ तो हवाएं भी ठंडी ठंडी चली रही है, यहाँ गर्मी बहुत अच्छी कटेंगी। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इन दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। पेड़ पर घर बनाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन पेड़ का घर बनाएंगे कैसे? इस पेड़ में हम सब रहेंगे कैसे? क्या तुम्हें नहीं लगता इन पेड़ों के अंदर रहना मुश्किल है? अरे भाग्यवान, यह पेड़ तो देखो कितना बड़ा है, इसमें रहने लायक अच्छा घर बन जाएगा। तो भैया, फिर देरी किस बात की? पूरा दिन काम करके थके हुए हैं, भोजन भी करना है। जब तक हम इन्हें पेड़ घर नहीं बनाकर देंगे तो यह हमें खाना बनाकर नहीं देंगी। चलो सब काम पर लग जाओ। और उसके बाद वो सभी एक साथ मिलकर पेड़ का घर बनाने लगते हैं। और सभी बहू एक एक गर्मी में तालाब किनारे पेड़ का ससुराल बनाकर तैयार कर लेती हैं। अरे बहुओं, खाना बन गया हो तो अब लगा भी दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ जी, बस 5 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा और फिर हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। और फिर सब एक साथ तालाब किनारे बैठकर ठंडी ठंडी हवाओं में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। सच में यहाँ तो लाइट की भी जरूरत नहीं है। देखो तो, एसी और कूलर से भी ज्यादा ठंडी हवा लग रही है। तालाब किनारे सब भोजन कर कर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और फिर तालाब के पानी से सभी बहू गंदे कपड़े भी धो लेती हैं, बर्तन भी धो लेती हैं और सभी काम अच्छे से कर कर सुकून भरी सांस लेती हैं। जितने गंदे कपड़े थे सब धुल चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और नहीं तो क्या, तालाब की वजह से सभी काम अच्छे से हो गए। हम तो यहाँ गर्मी में तालाब किनारे पेड़ पर घर बनाकर आराम से अच्छे से रह रहे हैं,
लेकिन गांव में तो पानी की किल्लत अभी भी है। वहाँ के लोग तो पानी से अभी भी परेशान हैं। हम सभी को यहाँ नहीं लेकर आ सकते। अगर सब आ जाते तो कितना अच्छा होता। सभी बहुएं गर्मी में तालाब किनारे पेड़ घर ससुराल में हंसी खुशी गर्मी गुजार रही थीं, लेकिन उन्हें गांव वालों की भी चिंता और फिक्र लगी हुई थी। नदी किनारे वेदिका और उसकी छोटी बहन सुमन बैठी हुई आसमान में तारे देख रही थी। तभी सुमन अपनी बहन से कहती है, दीदी दीदी देखो, आसमान में जैसे छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे ही नदी के उस पार लाइट टिमटिमा रही है और एक हमारा गांव अंधेरे से घिरा हुआ। हाँ, पता नहीं छोटी, हमारे गांव में लाइट कब आएगी और हमारा गांव भी ऐसे ही लाइट से जगमगाएगा। दीदी, माँ कहती है कि वो आपकी शादी नदी के उस पार अमीर गांव में ही कराएंगी। अरे छोटी, माँ तो बस ऐसे ही सपने देखती हैं। नदी के इस पार गरीब गांव में कौन मुझे ब्याह कर ले जाएगा। मेरी शादी नदी के उस पार अमीर घर में कभी नहीं होगी। माँ तो बस ऐसे ही सपने देखती हैं। और इस तरह दोनों बहनें कुछ देर बातें कर कर अपने घर सोने चली जाती हैं। वेदिका, ओ वेदिका, ये लड़की भी सुबह सवेरे कहाँ चली जाती है। अरे माँ, आप रोज भूल जाती हैं। दीदी रोज सुबह सवेरे नाव लेकर घाट पर जाती हैं। इस लड़की से मैंने कितनी बार मना किया है, नाव लेकर घाट पर मत जाया कर। अगर किसी ने उसे देख लिया तो फिर नदी के उस पार इसका रिश्ता कैसे होगा। माँ, दीदी कहती है कि उनकी शादी उस पार नहीं होगी क्योंकि हम गरीब हैं और गरीब की शादी गरीब में होती है, ना कि अमीर में। इसीलिए आप सपने देखने बंद कीजिए। अरे माँ जी, आइए बैठ जाइए आराम से। अरे बेटी, तुम नाव चलाती हो लड़की होकर। माँ जी, नाव लड़का चलाए या लड़की, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। और जब नाव को ही फर्क नहीं पड़ रहा कि इसे लड़का चला रहा है या लड़की, तो फिर हम कौन होते हैं फर्क करने वाले। वैसे बेटी, एक बात कहूँ, तुम बहुत अच्छी नाव चलाती हो। तुम्हारे साथ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। माँ जी, आपको किसके घर जाना है। वेदिका और वो औरत आपस में ढेर सारी बातें करती हैं और वेदिका उस औरत को अपनी नाव में बिठाकर उसे उसकी मंजिल पर पहुंचा देती है। कुछ दिन बाद वो औरत वेदिका के घर रिश्ता लेकर आती है। मेरे भाई को अपने बेटे के लिए एक सीधी साधी सुलझी हुई अच्छी लड़की की तलाश थी और जब मैं पहली बार वेदिका से मिली तो मुझे लगा कि मेरे भाई की तो तलाश पूरी ही हो गई। इसीलिए बस मैं यहाँ आई हूँ। देखिए बहन, देखिए भाई साहब, हमें दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। हमें बस एक अच्छी लड़की की तलाश थी और निर्मला बहन वेदिका बेटी से मिली है, तो बस इसलिए मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मम्मी, बुआ जी ने क्या कहा। वो तो हमें नदी के इस पर ये कहकर लेकर आई हैं कि हमें मेला घुमाना है, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। दोनों भाई बहन ने आखिर ये खिचड़ी कब पकाई, मुझे कानों कान खबर भी नहीं लगने दी। वेदिका की होने वाली सास और ननंद का मुंह बना हुआ था घर आ जाने के बाद। अब आप मुझे बताइए, वहाँ नदी के उस पार गरीब गाँव में तो मैं कुछ बोल न सकी। आपने मेरी बिना मर्जी के मेरे बेटे का रिश्ता उस गरीब गांव में पक्का क्यों किया। देखो कावेरी, मुझे बस एक अच्छी लड़की की तलाश थी और जब अनुज को ही कोई आपत्ति नहीं तो फिर तुम क्या आपत्ति दिखा रही हो। मगर पापा, आपने उनका घर देखा था, नदी किनारे बना हुआ था और वहाँ छी कितनी ज्यादा बदबू आ रही थी। रिश्ता पक्का हो चुका है, मैं जबान दे चुका हूँ। अब अनुज की शादी उसी घर में होगी, नदी के उस पार। समय ऐसे ही बीत रहा था और वेदिका नदी के इस पार अपने गरीब मायके को छोड़कर नदी के उस पार अपने आलीशान अमीर ससुराल में आ जाती है। मम्मी जी, मुझे बहुत नींद आ रही है, जल्दी से ये रस्म खत्म कीजिए, मुझे सोना भी है। तुम किस तरह से बात कर रही हो। बहू को अच्छे से खुशी से गृह प्रवेश करो। अरे हम नदी के उस पार से गरीब बहू बिहा कर तो ले आए हैं, अब क्या अपनी जान भी दे दें। अब क्या चाहते हो, चलो जल्दी से अपना दाहिना पैर इस कलश में मारो और गृह प्रवेश करो। वेदिका को समझ आ चुका था कि उसकी सास और ननद उससे बिल्कुल खुश नहीं, लेकिन वेदिका एक समझदार लड़की थी, उसे अपने आंसू छुपाने आते थे। इसीलिए वो अपने आंसू छुपाते हुए चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान से घर में प्रवेश कर लेती है। अनुज बेटा,
बहू को अच्छे से पूरा घर दिखाना, ठीक है? अनुज वेदिका को अपना पूरा घर दिखाता है। वेदिका को अपने ससुराल की एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और वो यह थी क्योंकि उसके ससुराल से नदी बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। अनुज जी, आपको पता है, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से नदी बिल्कुल साफ नजर आ रही है। जब तक मैं नदी की लहरें देख नहीं लेती मुझे शांति नहीं मिलती। यह देखकर बहुत सुकून मिलता है। वेदिका को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, इसीलिए वो अपने अमीर ससुराल में भी जल्दी उठ जाती है और वो स्नान करने के लिए नदी में जाती है। अच्छा हुआ कि मेरा अमीर ससुराल यहाँ नदी के बिल्कुल पास है। यहाँ स्नान करने में कितना मजा आ रहा है। कुछ समय बाद वहाँ कुछ औरतें वेदिका को नदी में नहाते हुए देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। अरे, यह तो कावेरी की नई नवेली बहू है। देखो तो कितनी ज्यादा बेशर्म है, यहाँ खुली नदी में नहा रही है। इसे तो कोई लाज शर्म ही नहीं। उन औरतों की बातें सुनकर वेदिका तुरंत नदी से निकलकर बाहर आ जाती है। कावेरी की अमीर पड़ोसन भी उसके पीछे पीछे घर जाती है और उसके बाद वेदिका की सास को सब कुछ बताती हैं। बहू, तुम्हें खुली नदी में नहाने की क्या ही जरूरत थी? क्या तुम्हें अपने आलीशान ससुराल के बड़े बड़े वॉशरूम दिखाई नहीं दिए? तुम्हें वहाँ नहाने की आखिर जरूरत ही क्या थी? पापा, हम इसीलिए नदी के उस पार गरीब गांव से भैया की शादी नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए देख लीजिए नाक कटा दी ना। तुम अपनी भाभी से किस तरह से बातें कर रही हो? और नदी में स्नान करने से कौन सी नाक कट गई? देखो जी, आप नदी के उस पार से गरीब बहू लेकर आए, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इसे हमारे तौर तरीके से यहाँ रहना होगा। अपने गरीब मायके को छोड़कर नदी के इस पार अमीर ससुराल की बात माननी होगी। जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना होगा। अपनी सास और ननंद की बातें सुनकर वेदिका को बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो सब बुराई छोड़कर अच्छी सोच रखती है और कुछ समय बाद अपने गरीब मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ जी, मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। अरे बहू, अकेले तैयार हो गई? अब तो तुम्हारे मायके से हमारा भी रिश्ता जुड़ चुका है, तो हम सब एक साथ चलते हैं। वेदिका बहुत खुश होती है कि उसका पूरा ससुराल उसके मायके जाएगा और फिर सब नदी के इस पार से नदी के उस पार नाव में बैठकर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वेदिका का मायका आ जाता है। छी छी, यह लोग कितने ज्यादा गरीब है। नदी के पानी को पी भी लेते हैं, नहा भी लेते हैं और जानवरों को पिलाते भी हैं, नहलाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं। छी छी। माँ पिताजी प्रणाम। और छोटी कैसी हो? अरे वेदिका, मेरी बच्ची, खुश रहो खुश रहो। तुम सबको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आइए आइए। कुछ समय बाद वेदिका की माँ सबके लिए नाश्ता पानी का बंदोबस्त करती हैं। क्षमा करना, लेकिन लाइट नहीं आ रही, इसीलिए यहाँ नदी के पास चांद की चांदनी में सबके लिए नाश्ता लगा दिया। यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, नाश्ता पानी करने में अच्छा लगेगा। जब गरीब घराने में रिश्ता जोड़ ही लिया तो अब तो ये सब कुछ सहन करना ही पड़ेगा। कावेरी की ये छली कटी बातें सुनकर वेदिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सरस्वती अपनी बेटी को इशारे में समझा देती हैं और उसके बाद सब नदी किनारे बैठकर नाश्ता पानी करने लगते हैं। मुझसे यहाँ और नहीं बैठा जा रहा, मुझे यहाँ बहुत बदबू आ रही है। मम्मी चलिए यहाँ से, हमारी यहाँ बहुत इंसल्ट हो चुकी है, अब मैं और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ हाँ चलते हैं। वैसे समधन जी, आपने बहुत अच्छी खातिरदारी की, मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वेदिका की सास और ननंद उसके गरीब मायके की बेइज्जती कर कर उन्हें खरी खोटी सुनाकर वेदिका के साथ घर वापस आ जाते हैं। वेदिका घर आकर फूट फूट कर रोती है। मेरा वो गरीब नदी के उस पार गरीब मायका ही अच्छा था, मैं वहाँ कितनी ज्यादा खुश रहती थी, और यहाँ ये मत करो वो मत करो, नदी में मत नहाओ। यह मेरा आलीशान अमीर ससुराल मुझे घुटन के सिवा और कुछ नहीं दे रहा। वेदिका अब अपने अमीर ससुराल में घुट घुट कर जी रही थी, क्योंकि उसका जो करने का मन करता था वो उसे करने को नहीं मिल रहा था। वह नदी को दूर से ही देखकर ठंडी आहें भरती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन वेदिका के अमीर ससुराल में एक हादसा होता है। देखिए, परेशानी की कोई बात नहीं, आप सब मेरे मायके चलिए। वो तो अच्छा हुआ कि
घर गिरने से पहले ही पता चल गया। वेदिका के अमीर ससुराल में स्विमिंग पूल का पानी नींव में बैठ जाता है, जिस वजह से घर गिरने की कगार पर होता है और वेदिका अपने सभी अमीर परिवार के सदस्यों को अपने गरीब मायके में ले जाती है। अरे आप यहाँ सो जाइए, यहाँ खुली नदी के पास मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने मच्छरदानी लगा दी है, यहाँ मच्छर नहीं लगेंगे। अपनी बहू के गरीब मायके में कुछ दिन बिताने के बाद कावेरी और श्वेतलाना का व्यवहार पूरी तरह से चेंज हो चुका था और वो एक साथ अच्छी तरह से रह रहे थे। वो सब एक साथ नदी में स्नान भी करते और बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है और कावेरी का जाने का समय होता है तो वो अपनी समदन से कहती हैं, समदन जी मुझे क्षमा करना, जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, लेकिन यहाँ नदी के इस पार गरीब गांव में बहुत सुकून मिला, कभी उस पार अमीर गांव में भी आना। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो वेदिका और उसका अमीर ससुराल वापस अपने घर आ जाते हैं और कुछ समय बाद वेदिका के गरीब परिवार वाले भी उसके अमीर ससुराल आते हैं और सब एक साथ हंसी खुशी कुछ समय बिताते हैं।